गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एंशियंट हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा सीरीज कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा कि पहले मैं पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है? और थ्योरी खत्म होने के बाद उसी सेम चैप्टर का उससे रिलेटेड जितना भी PYQ आया हुआ होगा हम वो कवर करेंगे, ठीक है? तो समय खराब नहीं करेंगे और हम शुरू करते हैं भाई। स्टोन एज। स्टोन एज इसका नाम क्यों पड़ा? ये हिस्टोरियन का दिया हुआ नाम है, ठीक है? स्टोन एज। सबसे पहले हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया। एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। नहीं, हिस्ट्री को बांटा गया है 3 भाग में। ऐसे पहला भाग है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा है हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में क्या है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, यानी कि प्री हिस्टोरिक में हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक में हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तो है लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, यानी कि एविडेंस है उसको पढ़ा नहीं गया है। मतलब कोई लैंग्वेज है, वो तब के लोग यानी कि जो प्रोटो हिस्टोरिक में आते हैं, जैसे प्रोटो हिस्टोरिक में कौन कौन आते हैं? एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया और दूसरा आ गया कॉपर एज। यानी कि ये दोनों जो सिविलाइजेशन थी, इनके पास खुद की राइटिंग्स थी, यानी कि खुद की डॉक्यूमेंट्स थी कि कैसे क्या होना है, सब कुछ था इनके पास। लेकिन उनका लिखा हुआ हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। यानी डॉक्यूमेंट्स है लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाते। और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि हिस्टोरिक, यानी कि डॉक्यूमेंट्स भी है, लिखा हुआ भी है और इसको पढ़ना भी आता है, ठीक है? तो हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। समझ गए? प्री हिस्टोरिक यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है एविडेंस ही नहीं है। और प्रोटो हिस्टोरिक जहाँ की डॉक्यूमेंट्स तो है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते, यानी कि इसको डिसाइफर नहीं किया गया है। और हिस्टोरिक पीरियड यानी कि डॉक्यूमेंट्स भी है और इसको हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? फिर सवाल आता है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि कब क्या हुआ था स्टोन एज में, ठीक है? तो इसका जो बेसिस है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि जैसे जैसे खुदाई से हमें पता चलते गया वैसे वैसे हम बताते गए कि हाँ, यहाँ से हमको पॉटरी मिला, यहाँ से हमको बैंगल्स मिला, एक्सकेवेशन के आधार पे, ठीक है? अब आगे देखते हैं। स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेजोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। फर्दर इसका डिवीजन होता है पैलियोलिथिक का। हम तीनों पढ़ेंगे। स्टोन एज को 3 भाग में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को फर्दर 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। हमको ये तीनों में बस इतना ही ध्यान रखना है कि पैलियोलिथिक जो है, जो लोअर पैलियोलिथिक है, उसमें हैंड एक्स मिला है और मिडिल पैलियोलिथिक जो है उसमें पॉइंट्स बोरर मिला है और अपर पैलियोलिथिक में ब्यूरिन्स मिला है। स्पेसिफिकली बीपीएससी में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया कि लोअर पैलियोलिथिक कौन सा है, अपर पैलियोलिथिक कौन सा, इस तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया। अगर कभी आया है तो इससे आया है कि ये पैलियोलिथिक का साइट है या नहीं है। कभी ऐसे नहीं पूछा कि मिडिल पैलियोलिथिक का साइट है या अपर पैलियोलिथिक का है, इस तरह से नहीं पूछा। तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल में याद करने का ज़रूरत नहीं है कि लोअर पैलियोलिथिक में हैंडेक्स मिला, फिर ये क्लेवर मिला, चॉपर मिला, मिडिल में पॉइंट्स बोरर स्क्रैपर मिला, इस तरह से याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जो भी स्टोन एज हम पढ़ रहे हैं तो स्टोन एज प्री हिस्टोरिक एज में आता है। तो प्री हिस्टोरिक एज में आने का मतलब है कि इसके पास डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सारा का सारा जो इसका प्रूफ है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, यानी कि खुदाई से मिला है। तो जहाँ जहाँ खुदाई हुआ होगा वहाँ वहाँ नाम दिया हुआ होगा। जैसे कि कालीबंगन में खुदाई हुआ तो पता चला कि यहाँ से खुदाई में हमको बैंगल्स मिला, तो हमको याद करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ से बैंगल्स मिला। तो अब पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा कि कहाँ से क्या मिला, कहाँ से किसका क्या एविडेंस है, कहाँ पे क्या ब्यूरियल साइट्स है।
टोटल का टोटल रट्टाफिकेशन का है, समझने जैसा कुछ है नहीं। समझने जैसा जो था हम बता दिए कि प्री हिस्टोरिक क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है, हिस्टोरिक क्या है, फर्दर इसका डिवीजन कैसे किया गया है वो हम बता दिए। अब टोटल जो है फैक्चुअल पॉइंट है, अब उसको याद करना है। ठीक है, हम उसको थोड़ा स्पीड में बताते हुए चलते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है मेरा, चॉपर चॉपिंग पेबल पीसेस ऑफ टूल्स वर एट फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोहन रिवर वैली ऑफ पंजाब। तो चॉपर चॉपिंग पेबल पीसेस ऑफ टूल्स है, वो सबसे पहला कहाँ मिला? वो हमको सबसे पहले मिला पंजाब में। पंजाब कौन सा पंजाब? ये है पाकिस्तान वाला पंजाब। अब ये है कि चॉपर चॉपिंग पेबल्स, हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज, तो इसमें चॉपर चॉपिंग यानी इतना एडवांस्ड मशीन कैसे आ गया? तो जब भी इस तरह का बात हो कि चॉपर चॉपल है, तो जैसे हैंड एक्स है, तो यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक का स्टोन एज का पार्ट है, तो हैंड एक्स कैसे मिल सकता है? चॉपर चॉपिंग कैसे मिल सकता है? ये सब तो आयरन का पार्ट है, और आयरन तो अभी आया नहीं है, आयरन बहुत लेट से आएगा। तो जब भी इस तरह का शब्द का यूज हो तो बस इतना समझना है कि एक पत्थर है, पत्थर को वैसा आकार दिया गया है। ठीक है, ये चॉपर चॉपिंग पेबल ऐसा मत समझिएगा कि कोई आयरन का कोई इंस्ट्रूमेंट है। ये लोहा, ये क्या है? ये स्टोन ही है। ठीक है, तो जो चॉपर चॉपिंग पेबल का जो स्टोन है वो सबसे पहले हमको कहाँ मिला? वो मिला सोहन रिवर वैली पंजाब में, और वो पंजाब कौन सा था? पाकिस्तान वाला पंजाब है, इंडिया वाला नहीं। दूसरा क्या है? एट फर्स्ट हैंड एक्स पीसेस ऑफ इक्विपमेंट वर फाउंड इन पल्लावरम एंड अतिरिमपक्कम नियर चेन्नई। दूसरा फैक्ट आ गया हमारे पास, और सारा का सारा हम पैलियोलिथिक में पढ़ रहे हैं। दूसरा पहला फैक्ट क्या था कि चॉपर चॉपिंग पेबल कहाँ से मिला? सोहन रिवर वैली पंजाब से मिला, और वो पंजाब पाकिस्तान वाला है। दूसरा पढ़ते हैं कि हैंड एक्स यानी कि हाथ का बना हुआ कुल्हाड़ी। फिर बात आती है हाथ का बना हुआ कुल्हाड़ी, हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज। स्टोन एज में जब सारा कुछ पत्थर से बना हुआ है, तो कुल्हाड़ी तो हमको तो पता है कि कुल्हाड़ी में तो ये आगे आयरन का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आयरन तो अभी आया नहीं है। तो फिर से वही कि जो हैंड एक्स की बात हो रही है, वो पत्थर को हैंड एक्स के आकार में काटा गया है, उसका बात हो रहा है। ठीक है, लोहा वाला बात नहीं हो रहा है। तो जो सबसे पहले जो कुल्हाड़ी मिला, हैंड एक्स मिला, वो कहाँ मिला? वो मिला पल्लावरम और अतिरिपक्कम में। और पल्लावरम कहाँ है? चेन्नई में। दूसरा फैक्ट भी याद हो गया, और सारा का सारा हम पैलियोलिथिक में पढ़ रहे हैं। पहला फैक्ट पहला फैक्ट क्या है कि चॉपर चॉपिंग पेबल कहाँ मिला? सोहन रिवर वैली पंजाब में। दूसरा फैक्ट था कि ये हैंडेक्स का टूल सबसे पहली बार कहाँ मिला? तो पल्लावरम और अतिरम पक्कम में मिला। और ये पल्लावरम अतिरम पक्कम कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई यानी तमिलनाडु। अब आगे पढ़ते हैं, अदर टूल्स ऑफ दिस कल्चर आर क्लेवर स्क्रैपर। वही सेम बात है, स्टोनी है, क्लेवर स्क्रैपर, बस इसको शेप दिया गया है। ठीक है, क्लेवर स्क्रैपर हाईलाइट जहाँ कर रहा हूँ वहाँ देखना है। अब आगे है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इसको 2 से 3 बार पूछ चुकी है। तो रोबर्ट ब्रूस फूट का नाम आता है क्यों है? तो रोबर्ट ब्रूस फूट का नाम आना इसमें बनता है, क्यों? क्योंकि स्टोन एज चल रहा है, और स्टोन एज का कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है। ठीक है, हम शुरुआत में बताए। तो यहाँ सब कुछ कैसे चल रहा है? यहाँ चल रहा है एक्सकेवेशन से, आर्कियोलॉजी से, यहाँ चल रहा है खुदाई से। और रोबर्ट ब्रूस फूट जो है वो खुदाई करने वाले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और साथ के साथ ये जियोलॉजिस्ट भी हैं। यानी इनको कि जोग्राफिकल एरिया का भी एक अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए रोबर्ट ब्रूस फूट का यहाँ पे नाम आया है। तो रोबर्ट ब्रूस फूट के बारे में जब भी कोई पूछेगा कि रोबर्ट ब्रूस फूट हैं कौन, तो सबसे पहले हमको बोलना है कि वो एक जियोलॉजिस्ट है, यानी कि जोग्राफिकल एरिया के बारे में बताते हैं। और दूसरा है कि आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। ये तीसरा फैक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, expedition of LA Cambridge team under the leadership of D. Tera and the most important research in Sohal River Valley in 1935। इस तरह का सवाल कहीं भी ये PYQ में नहीं मिला है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद करें तो ठीक है, नहीं याद करें तो ठीक है। ठीक है, कि कैम्ब्रिज टीम के अंडर में लीडरशिप हुआ था, किन के अंडर में? डी टेरा के अंडर में। सोहन रिवर वैली में बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने। ऐसा कुछ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इन बेलन वैली देखो एक फिर से साइट आया। नाम साइट का बहुत सारा आएगा, क्यों? क्योंकि सारा कुछ आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे चल रहा है, ये स्टोन एज पड़ रहा है, तो यहाँ साइट आना ही आना है। तो अब एक नया साइट आया है कि इन बेलन वैली
द रिसर्च वाज कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ जी.आर. शर्मा ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जी.आर. शर्मा। बीपीएससी में ये नहीं पूछता है। अगर एक बार को याद करना है तो कर ले, अगर आपको ये यूपीपीसीएस देना है तो आप याद कर सकते हैं बेलन वैली का ये साइट कि किनके ये अंडर में खोजा गया था और किनके डायरेक्शन में। तो जी.आर. शर्मा के डायरेक्शन में। और जी.आर. शर्मा कहाँ से बिलोंग करते थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ये भी एक फैक्ट है। हम बोले अब समझने के लिए कुछ नहीं, अब सारा का सारा फैक्ट है, हम उसको समझाते हुए जा रहे हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे है, नियरली 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स वर फाउंड इन दिस वैली विच इज रिलेटेड टू द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। फिर से बेलन वैली के बारे में बात कर रहा है कि बेलन वैली में 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स फाउंड हुए लोअर पैलियोलिथिक में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आगे क्या है, अपार्ट फ्रॉम टूल्स, यानी कि टूल्स के अलावे यानी कि अब टूल्स की बात खत्म हो रही है। टूल्स क्या था? स्टोन, यानी कि पत्थर से बना हुआ तरह तरह का सामान, हम उसको टूल्स कह रहे थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम टूल्स, यानी कि टूल्स की बात को एक बार को साइड रख दें तो अ स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस ऑफ दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोहंडा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली विच इज करेंटली प्रिजर्व्ड एट कौशाम्बी म्यूजियम। तो कहता है कि एक मदर गॉडेस, यानी कि बोन मेड मदर गॉडेस, यानी इन लोग का एक खुद का भगवान, यानी कि एक देवी कैसे बनी हुई थी। देवी का ये जो स्टैचू था वो कैसे बना हुआ था? वो बोन से, यानी कि हड्डी से बना हुआ था। वो कहाँ मिला हमको? वो मिला कि लोहंडा नाला रीजन में। और लोहंडा नाला रीजन कहाँ है? बेलन वैली में। और अभी भी उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। किसको? ये मदर गॉडेस के जो बोन का स्टैचू बना हुआ था जो बेलन वैली से मिला, उसको आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है कौशाम्बी म्यूजियम में। ठीक है, सारा का सारा फैक्चुअल पॉइंट है, हम समझा दे रहे हैं, इसको याद ही करना है। आगे से जब हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएंगे तो वहाँ समझने के लिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। वैदिक कल्चर तो वहाँ और ज़्यादा समझने को है। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म आ जाएगा तो वहाँ भी समझने को है। तो स्टोन एज में समझने जैसा कुछ है नहीं, मोस्ट ऑफ द रट्टाफिकेशन ही है। ठीक है, याद है तो ठीक है, एम आर भरेगा, अगर याद नहीं है तो एम आर फिल नहीं होगा। आगे है कि लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज कम्प्लीटली नेचुरल। नेचुरल ही होगा, यानी कि जो पैलियोलिथिक पीरियड के लोग हैं उनका लाइफ नेचुरल होगा ही। इनके पास कुछ है ही नहीं। अभी तक ये फायर का भी खोज नहीं किए हैं, ना ही ये व्हील का खोज किए हैं। सीधा सीधा है कि मार के खाना है। ठीक है, फल मिला तोड़ लिए, खा लिए, किसी तरह से रह लिए। ठीक है, पानी मिला पी लिए। कंप्लीट नेचुरल है, मतलब कुछ मिलावट अभी है ही नहीं, क्योंकि फायर का खोज नहीं हुआ है और ना ही व्हील का खोज हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ये टर्म आया है नेचुरल। दे वर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग। जैसा अभी हम बताए कि मारा खा लिया, मतलब ये डिपेंडिंग किस पे? ये पूरे तरीके से डिपेंडेंट है हंटिंग पे। कौन, किसकी बात हो रही है? सब ये बात हो रही है पैलियोलिथिक पीरियड के लोग के बारे में। और पैलियोलिथिक पीरियड के लोग के बारे में बात हो रहा है, इसके आगे मेजोलिथिक आएगा, फिर नियोलिथिक आएगा। क्यों? क्योंकि स्टोन एज को 3 भाग में बांटा गया था, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। अभी हम पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक। आगे बढ़ते हैं। दे वर अनफेमिलियर विद फायर। हम अभी बताए कि ये फायर से इनको अभी फायर का कोई नॉलेज नहीं है। किन के बारे में बात हो रही है? पैलियोलिथिक लोगों के बारे में बात हो रही है। दे का यूज किस लिए किया गया है? पैलियोलिथिक लोगों के लिए यूज किया गया है कि इनको अभी फायर का कोई नॉलेज नहीं है। सो दे एट रॉ मीट, मारा खाया, कच्चा मांस खा लिया। क्यों? क्योंकि इनके पास आग है ही नहीं, तो ये कच्चा मीट ही खाएंगे, स्वाभाविक सा बात है। आगे है, पैलियोलिथिक पीपल वर अनफेमिलियर विद फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। जब यहाँ पहले ही लिख दिया गया है कि ये लोग नेचुरल हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट है, नेचुरल ही है, तो जब नेचुरल हैं तो ये इनके पास आग नहीं है तो एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं कर सकेंगे, ये फार्मिंग भी नहीं कर सकेंगे। ये फार्मिंग भी नहीं कर रहे, एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं कर रहे, नेचुरल है। पहले ही लिखा गया है कि पैलियोलिथिक पीपल वाज कंप्लीटली नेचुरल, यानी कि जो नेचर में हुआ सो हुआ। ठीक है, और यहाँ आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री का बात। एनिमल हस्बेंड्री नेचर में नहीं हो सकता। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। तो पशुपालन नेचर में कैसे हो सकता है? उसको हम पालेंगे, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है, हम उसको पालेंगे। ठीक है, तभी तो एनिमल हस्बेंड्री हुआ। तो ये पालेंगे तो नेचुरल शब्द का यूज नहीं होगा इनके लिए। ठीक है, किसी भी चीज को अगर पालतू बनाकर रखेंगे। फार्मिंग, तो फार्मिंग भी नेचुरल नहीं है, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए, फार्मिंग के लिए इनको क्या चाहिए? कोई वैसा टूल्स चाहिए जो इनके पास है नहीं।
तो इनके ये पैलियोलिथिक लोग जो हैं वो हंटिंग कर रहे हैं। बेसिकली आप पैलियोलिथिक के बारे में 3-4 बात अब समझ लीजिए कि ये हंटिंग कर रहे हैं, ये नेचुरल हैं, इनको आग का कोई नॉलेज नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री का कोई नॉलेज नहीं है और फार्मिंग का भी नॉलेज नहीं है। कंप्लीटली नेचुरल, मारा खाया, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, जहां जहां मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं आप देखते जाएं। बी केम टू नो, अगर आपके पास घटना चक्र है तो खोल के बैठे। बी केम टू नो अबाउट मीजोलिथिक पीरियड ओनली आफ्टर ACL कैरलीले डिस्कवर्ड द रॉक पेंटिंग फ्रॉम विंध्यन रीजन। अब एक फैक्ट है, अब पैलियोलिथिक समाप्त हो चुका है, ठीक है। पैलियोलिथिक के बारे में मोटा मोटी हम जानकारी दे दी है कि ठीक है, पैलियोलिथिक के बारे में अब देखो मोटा मोटी यही जानकारी था पैलियोलिथिक के बारे में सबसे। अब हम पैलियोलिथिक को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, मोटा मोटी 7-8 पॉइंट है। पैलियोलिथिक खत्म हो जाएगा, अब हमारा मेजोलिथिक शुरू होने वाला है। क्या क्या था कि सबसे पहला चॉपर चॉपिंग पेबल कहाँ से मिला था? सोहन रिवर वैली पंजाब से मिला था। और जो सबसे पहले जो कुल्हाड़ी था, हैंड एक्स था, वो कहाँ से मिला था? पल्लावरम चेन्नई से मिला था और अतीरिम पक्कम से मिला था, ठीक है, दोनों ही चेन्नई में है। रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम क्यों आया था? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और आर्कियोलॉजिस्ट का नाम स्टोन एज में आना ही है क्योंकि स्टोन एज चल ही रहा है खुदाई पे, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम टूल्स, ये जो टूल्स बना रहे थे उसके अलग होके इन्होंने एक हड्डी का अपना एक देवता बना लिया था, मेड मदर गॉडेस, यानी कि सेल्फ मेड था। और खुद से उन्होंने एक देवता बना लिया था, जो कि वो जो हड्डी का जो बोनमेड मदर गॉडेस था वो आज भी है। कहाँ प्रिजर्व है? कौशाम्बी म्यूजियम में। और कौशाम्बी म्यूजियम कहाँ है? वेलन वैली के किनारे, ठीक है। आगे क्या था कि पैलियोलिथिक के लोग जो हैं उनका लाइफ बिल्कुल ही नेचुरल था, ठीक है। नेचुरल अगर है तो हंटिंग पे डिपेंडेंट है, फायर का इनको कोई नॉलेज नहीं है, रॉ मीट खा रहे हैं यानी कच्चा मांस खा रहे हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन नहीं कर रहे हैं, फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। बस पैलियोलिथिक का बात खत्म हो जाता है। लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक को भी 3 भाग में बांटा गया था, हम पहले ही बोले थे, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेसिफिक होकर सवाल नहीं करता है। अब हम आते हैं मीजोलिथिक में, ठीक है। मीजोलिथिक के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? तो मीजोलिथिक के बारे में सबसे पहली बार अगर मीजोलिथिक के बारे में हमें पता चलता है तो कहाँ से पता चलता है? विंध्यन रीजन, रॉक पेंटिंग फ्रॉम विंध्या रीजन। विंध्या रीजन की कौन बताए थे? ACL कार्लेली इनका नाम था। मीजोलिथिक पीरियड के बारे में कौन बताए थे? ACL कार्लेली। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन, ठीक है, इस वीडियो में हम पैलियोलिथिक तक ही पढ़ेंगे। अगला वीडियो में हम मीजोलिथिक और नियोलिथिक कवर करेंगे, ठीक है।